अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस का कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। इधर कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी भी चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। उधर बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने यूपी की 2 हॉट सीट्स पर अपने पत्ते खोल दिए और सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। भाई अमेठी पे स्मृति ईरानी लड़ रही है, ये तो सबको पता ही था, लेकिन बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में और बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी की नई लिस्ट में कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया और बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया। रायबरेली सीट पर बीजेपी ने नया प्रयोग नहीं किया। पिछली बार जिसे टिकट दिया था उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा मैदान में उतारा गया है रायबरेली। ये दोनों ही वो सीटें हैं जिन पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कांग्रेस की तरफ बीजेपी ने भी वेट एंड वॉच का फैसला किया हुआ। फिर नामांकन से एक दिन पहले 17वीं लिस्ट में दोनों सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस रायबरेली और अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, उस पर अभी तक, जब तक आपको खबर बता रहा हूं, अभी तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान तक नहीं कर पाई है। यह इन लोगों का हाल है। रायबरेली और कैसरगंज पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही यूपी में बीजेपी ने सारी सीटों पर टिकट बांट दी। बीजेपी यूपी में 80 में से 75 सीटों पर लड़ रही है और 5 सीट उसने सहयोगियों के लिए छोड़े हैं। रायबरेली में बीजेपी ने जिन दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है वो रायबरेली में गांधी परिवार के करीबी रह चुके हैं, लेकिन 2018 में वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें 2019 में सोनिया गांधी के सामने लोकसभा का टिकट दिया। 2019 का चुनाव दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में बड़ी मजबूती से लड़ा। दिनेश प्रताप की उम्मीदवारी से सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन तक घट गया था। 3.5 लाख वोट से जीतने वाली सोनिया गांधी 2019 में मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए। अब 1.5 लाख कोई मात्र नहीं है, लेकिन जो आदमी 3.5 लाख 4 लाख वोट के मार्जिन से जीतता हो, वो 1.5 लाख वोट से जीते तो उसको मात्र कहना पड़ता है। सोनिया गांधी के खिलाफ दमखम से चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने पिछले 5 साल में बहुत पावरफुल भी किया। जैसे 2022 में दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने एमएलसी बनाया, फिर उन्हें योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। टिकट मिलने के बाद दिनेश प्रताप सिंह भावुक हो गए, कहा कि मर जाऊंगा लेकिन पार्टी ने जो विश्वास जताया है उसे खोने नहीं दूंगा। एक बार दिनेश प्रताप सिंह को सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि रायबरेली में कांग्रेस की मुश्किल कैसे बढ़ गई है और अमेठी और रायबरेली में इस वक्त कांग्रेस कर क्या रही है। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। एक समय रायबरेली कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन यूपी में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी के आने के बाद कांग्रेस के लिए वैसी स्थितियां नहीं रह गई। कहां जा रहा है? स्थिति यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट भले ही कांग्रेस के पास है, लेकिन रायबरेली की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एक भी कांग्रेसी विधायक नहीं है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते से जा चुकी हैं। विधानसभा की सीटें देखिए, रायबरेली की जो लोकसभा सीट है उसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बचरावा की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, हरचंदपुर की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, सरेनी विधानसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं, तो टेक्निकली एक तरीके से वो बीजेपी के पास हो गई। रायबरेली सदर बीजेपी के पास है और सलोन बीजेपी के पास है, यानी 6 विधानसभाओं में से 2 बीजेपी के पास, 3 समाजवादी के पास और 1 जो समाजवादी पार्टी का था वो बीजेपी के पास। तो मोटे तौर पर 3-3 का मामला, लेकिन कांग्रेस के पास एक भी विधानसभा नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तक कह रहे हैं कि जो लोग डर गए वो राज्यसभा चले गए। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से कहां लड़ी? अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रायबरेली लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों में प्रदर्शन भी देखें तो 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 1 सीट पर चौथे नंबर पर थी और पूरी रायबरेली की लोकसभा में वोट शेयर के मामले में वो तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस को रायबरेली लोकसभा में जो विधानसभाएं आती हैं उसमें मात्र 13% वोट मिला था विधानसभा चुनाव के बाद।
ऐसा भी नहीं है कि रायबरेली में कांग्रेस कभी हारी नहीं है। 1977 के चुनाव में खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थी। 1996 और 1998 के चुनाव में लगातार 2 बार बीजेपी रायबरेली जीत चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि रायबरेली अगर बीजेपी इस बार जीत जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होना चाहिए। परिस्थितियां क्या बनती दिखी हैं, क्या इतिहास है, वो आपको बता दिया। लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर कैसे लगातार कम हुआ है, आपको यह भी देखना चाहिए, और बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा है। अगर मैं आपको यह आंकड़ा दिखाऊंगा तो क्यों यह टफ फाइट कांग्रेस के लिए कही जा रही है, आपको समझ में आएगा। जो रायबरेली की सीट है, यहां पर अगर आप देखेंगे वोट शेयर, वोट प्रतिशत, यह क्या कहता है कांग्रेस के लिए। पहले देखिए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2009 में 72% वोट रायबरेली में कांग्रेस को जाता था। नरेंद्र मोदी का चेहरा आया 2014 में, यह घटकर 64% हो गया, 64%, 8% का ड्रॉप। और 2019 में रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर और घटकर 56% पर आ गया। यानी 2009 से 2019 के बीच में कांग्रेस का -16% वोट शेयर, यानी 16% वोट शेयर गिर गया। अब कंपेयर करते हैं बीजेपी के साथ क्या हुआ है रायबरेली की सीट पर। रायबरेली में बीजेपी के 2009 में कितने वोट आते थे पता है आपको? मात्र 4% वोट शेयर था बीजेपी का 2009 में। 2014 में नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो ये 4% रॉकेट बनकर आगे चला गया और 21% पे पहुंच गया, सीधा 17% का जंप। और फिर 2019 में यह बढ़कर 38% पे पहुंच गया, यानी फिर 17% का जंप। और बीजेपी का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो प्लस 34% है बॉस पिछले 10 साल में। बीजेपी का रायबरेली में वोट शेयर 10 साल में 34% बढ़ा है, कांग्रेस का 16% गिरा है, और बीजेपी 2 बार से 17% का जंप मार रही है। अगर इस बार भी मार दिया 17% का जंप तो यह बढ़कर हो जाएगा 55%, और 55% होने का मतलब है कि कांग्रेस का किला रायबरेली में गिर जाएगा। हालांकि ये होगा या नहीं, ये तो अभी पता चलना बाकी है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीएसपी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। बीएसपी ने इस बार ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट दिया है। ठाकुर प्रसाद यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उन्हें ओबीसी और बीएसपी के कोर वोटर यानी दलित वोट भी मिल सकता है। ठाकुर प्रसाद यादव समुदाय से आते हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर रायबरेली का जातिगत समीकरण देखें तो वहां पर 34% दलित मतदाता है, 23% ओबीसी है, जिसमें 7% यादव हैं, जो कि कुल मिलाकर रायबरेली सीट की 57% वोट होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि रायबरेली की सीट पर बीएसपी को 7% से 20% तक वोट मिलता रहा है, यानी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। यहां बीएसपी की एंट्री अलग हो रही है। रायबरेली में सोनिया गांधी लड़ नहीं रही हैं, कौन लड़ेगा यह पता चल नहीं रहा है। ऐसे में रायबरेली की जमीन भी कांग्रेस के लिए डोल रही है भाई। रायबरेली सीट पर इस बार कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला मामला, क्योंकि अगर आप देखें साल 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिले थे और बीजेपी के दिनेश सिंह को 3,67,000। जीत का अंतर करीब 1,67,000 का था। यानी गांधी परिवार के गढ़ के हिसाब से देखें तो 2019 की सोनिया गांधी की जीत बहुत बड़ी नहीं थी। इससे बड़ी जीत वो हासिल कर चुकी हैं पहले इसी रायबरेली में, और इस बार ये कांग्रेस के लिए राह और मुश्किल होने के अनुमान है। इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, इस बार बीएसपी का ओबीसी कैंडिडेट उतारना, जिससे उसके 23% कोर वोटर प्लस 34% ओबीसी वोटर का साथ मिल सकता है। दूसरा कारण, कांग्रेस का पिछले 2 चुनाव से लगातार 8% वोट शेयर कम होना। तीसरा कारण, बीजेपी का पिछले 2 चुनाव से 17% वोट शेयर गेन करना। और चौथा कारण, इस बार सोनिया गांधी का खुद रायबरेली से चुनाव न लड़ना। और 5वां कारण यह भी हो सकता है कि इतने देर से कैंडिडेट का ऐलान करना।